हेलो एवरीवन, आज है 21 जुलाई 2023 और आप लोग मेरे साथ यूपीएससी गोल्स रमा शर्मा पर हो। हम लोग यहाँ पे सोशोलॉजी ऑप्शनल पेपर 2 की सीरीज़ कर रहे हैं, पार्ट सी, जिसमें कि यूनिट 2 चल रही है, रूरल एंड एग्रेरियन ट्रांसफॉर्मेशन इन इंडिया। कल हमने एक इंट्रोडक्टरी सेशन लिया था जिसमें मैंने आपको इसका इंट्रोडक्शन दिया था कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। अब ट्रांसफॉर्मेशन को पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाने के लिए ऑब्वियसली हमें डेवलपमेंट की सहारा लेना पड़ेगा। तो रूरल और एग्रेरियन डेवलपमेंट का क्या मतलब है? एग्रेरियन डेवलपमेंट रूरल डेवलपमेंट का ही पार्ट है, रूरल डेवलपमेंट के अंदर ही आ जाता है। और इसके अलावा मैंने आपको यहाँ पर एक इंट्रोडक्शन दिया था। मैंने आपको बताया था कि इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट एंड टेक्निकल डेवलपमेंट, ये तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं रूरल डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, या फिर किसी भी आपके सेटलमेंट के डेवलपमेंट के लिए। अब हम लोग जो है कल इंट्रोडक्टरी सेशन में 5 ईयर प्लान्स कर चुके थे जो कि प्रोग्राम्स ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर हैं, ठीक है। ये आपका सिलेबस है। सिलेबस में हम लोग इस पोर्शन को कवर कर रहे थे, प्रोग्राम्स ऑफ रूरल डेवलपमेंट। अब इसी को हम आगे लेके चलेंगे आज के सेशन में, जिसमें कि मैं आपको बताऊं। अच्छा, कल मैंने आपको लैंड रिफॉर्म्स के बारे में बताया था। कल जो हमने किया था, पहले तो इंट्रोडक्शन देखा था, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको 5 ईयर प्लान्स बताए थे। अगर आपने कल की सेशन नहीं देखा है तो कल की वीडियो जाके देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा। लैंड रिफॉर्म्स कराए थे, लैंड रिफॉर्म्स के बारे में बताया था। बेसिकली लैंड रिफॉर्म्स हम पार्ट बी में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था, मिनिमम नीड्स प्रोग्राम। बेसिकली जितने भी प्रोग्राम जो है सरकार ने चलाए थे वो हम यहाँ पर कर रहे थे, ठीक है। इसके अलावा फिर हमने 5th ईयर प्लान में एमएनपी के अंदर क्या क्या चीज़ें थीं वो डिस्कस किया था, ठीक है। 4th और 5th ईयर प्लान में आया था ये। उसके बाद हम लोगों ने फूड फॉर वर्क किया था, फूड फॉर वर्क प्रोग्राम जो चल रहा था सरकार का, वो किया था, इसके बारे में समझा था। इसके बाद मैंने आपको RLEGP पढ़ाया था, दैट मीन्स रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, ठीक है। इसके बारे में पढ़ाया था, जो कि 1983 में शुरू हुआ था, ये हमने किया था। इसके बाद में आई थिंक इतना ही हमने करा था, ठीक है, इतना ही हमने किया था। और उसके बाद मैंने आपको कहा था कि अब हम इसको आगे कवर करेंगे। तो आज के सेशन में हम लोग क्या कवर करने वाले हैं? आज के सेशन में एक बार हम RLEGP को फिर से देख लेंगे। उसके अलावा हम लोग जवाहर रोजगार योजना करने वाले हैं, जो कि इस टॉपिक के लिए इम्पोर्टेंट है, JRY, ठीक है। JRY के अलावा हम एक स्वर्ण जयंती योजना थी, प्रोग्राम्स फॉर रूरल डेवलपमेंट के अंदर स्वर्ण जयंती, अगर सही से लिखूँ तो ग्राम स्वरोजगार योजना। और ये बहुत सारे ऐसे योजनाएं हैं जो आपको इजीली एक बुक में तो नहीं मिलेगी। तो अगर आपको एकदम डिटेल्ड में नोट्स चाहिए तो आप लोग मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए आप। इसके बाद में हम आज PRI करेंगे, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के बारे में थोड़ा सा समझेंगे। ये आपका टॉपिक इंडियन पॉलिटी में कवर होता है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर ये देखेंगे कि PRI की मदद से हमने कैसे सोशल डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स को, रूरल डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स को हमने जो है रन किया, ठीक है। इसके अलावा करंट प्रोग्राम्स क्या चल रहे हैं और स्कीम्स क्या चल रही हैं वो भी मैं आपको बताऊंगे, जो अभी रनिंग है फॉर दी रूरल डेवलपमेंट, ठीक है जी। तो ये सब करेंगे और इसके बाद में ये टॉपिक यहाँ ख़त्म हो जाएगा। कल का सेशन आपका CDP से शुरू होगा, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो मैंने आपको बता दिया है कि क्या क्या आज हम करने वाले हैं। तो कल वाली जो आपको PPTs थी वो यहीं पे मिलेंगी, इसके अंदर ही रहेंगी। ये सब जो है हमने कल कवर कर लिया है। PPTs बनाने में मेहनत लगती है, देखो इतना सब कुछ करने में। तो प्लीज़ अगर आप सेशन को पसंद कर रहे हैं, अगर आपको अच्छा लग रहा है, कोशिश अच्छी लग रही है, तो उसको ज़रूर से एक लाइक बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा, ठीक है। फूड फॉर वर्क प्रोग्राम हमने कल कवर कर लिया था। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि 15 अगस्त 1983 को, ठीक है, 1983 को हमने RLEGP प्रोग्राम लॉन्च किया भारत सरकार ने, जिसका मेन उद्देश्य क्या था? नाम से ही काम पता चलता है, रूरल यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में, लैंडलेस यानी कि जिनके पास ज़मीन नहीं है, एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोजगार की गारंटी देने वाला प्रोग्राम था ये।
ग्रामीण क्षेत्रों में जिनके पास में ज़मीन नहीं है। अब जिनके पास में ज़मीन नहीं है वो कौन है? या तो लैंडलेस हैं, या फिर अगर आप देखो तो मार्जिनल फार्मर्स हैं। मार्जिनल फार्मर्स यानी कि जिनके पास बहुत ही छोटी ज़मीन का टुकड़ा है, तो उनको गेनफुल एम्प्लॉयमेंट, देखो क्योंकि एम्प्लॉयमेंट लिखा हुआ तो ऑब्वियसली एम्प्लॉयमेंट देने के लिए काम किया जाएगा, उनको एज अ प्रोडक्टिव एसेट, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट देके क्या करेंगे कि वो जो है क्या काम करेंगे, प्रोडक्टिवली उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। रूरल एरियाज़ में जितने भी गवर्नमेंट की स्कीम्स चल रही हैं, जैसे सड़क बनाओ योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, वहाँ पर आपको बाहर से लोग तो लाने नहीं पड़ेंगे, इधर के लोगों को ही आप हायर कर सकते हो। तो इससे क्या होगा, उनकी लाइफ की, रूरल लाइफ की क्वालिटी इंप्रूव होगी। क्योंकि कल जब हमने शुरुआत करी थी तो हमारा एक ही उद्देश्य था, हम रूरल डेवलपमेंट क्यों कर रहे हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए। तो लाइफ स्टैंडर्ड कब इम्प्रूव होगा? जब लोगों की जेब में क्या होगा, पैसा होगा। पैसा कब होगा? जब उनके पास में काम होगा। तो काम देने की गारंटी वाली योजना है ये, और इस योजना को सेंट्रली स्पॉन्सर्ड किया गया था। दो तरीके की स्कीम्स होती हैं, सेंट्रल सेक्टर, ठीक है, और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड। अब जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती है उसमें 100% पैसा सेंटर का लगा होता है, सेंटर सेक्टर वाली में। अगर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है तो इसमें सेंटर का शेयर होता है और स्टेट का भी शेयर होता है। जैसे 50-50% हो सकता है, 60-40% हो सकता है, 80-20% हो सकता है। अलग अलग योजनाओं में अलग अलग तरीके से ये निर्धारित किया जाता है। अब इस पूरी योजना के पूरे प्रोग्राम के क्या मेन कंपोनेंट थे कि भाई देखो, एम्प्लॉयमेंट देने के लिए क्या करोगे आप, गांव में पक्के घर बनवाओगे, स्कूल बनवाओगे, सड़कें बनवाओगे। तो क्या हुआ कि जो कंस्ट्रक्शन ऑफ रूरल लिंक रोड्स थी, लिंक रोड किसको कहते हैं, जो गांव को शहर से जोड़ती हो, कस्बे से जोड़ती हो। तो MNP यानी कि मिनिमम नीड प्रोग्राम के तहत, अब ये लोगों की मिनिमम नीड है भाई, सड़क तो मिनिमम नीड है ना, खाना मिनिमम नीड है, घर मिनिमम नीड है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ मिनिमम नीड है। तो मिनिमम नीड प्रोग्राम के अंदर जितनी भी रूरल लिंक्स रोड बन रही थी उनका कंस्ट्रक्शन अगर करोगे तो ये स्कीम को इसमें जोड़ दिया गया। यहाँ पर गांव के लोगों को आप हायर करोगे तो उनकी क्या हो जाएगी, लैंडलेस लोगों की, ठीक है, उनकी नहीं जो जमींदारों के बच्चे हैं, लैंडलेस लोगों को एम्प्लॉयमेंट की गारंटी मिलेगी। अब और क्या बना सकते हैं आप, कैनाल्स बना सकते हैं, फील्ड कैनाल्स बना सकते हैं, चैनल्स बना सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। डिगिंग ऑफ फील्ड चैनल्स टू इम्प्रूव द यूटिलाइजेशन ऑफ पोटेंशियल क्रिएटेड बाय द लार्ज इरिगेशन प्रोजेक्ट्स। गांव में होती है ना पुलिया जिसको बोलते हैं गांव में, जैसे अभी ये है, अगर इसके ऊपर एक ऐसे पुल डाल दिया जाए, है ना, तो छोटी सी पुलिया बन जाएगी। अगर और पुल होता है वो बहुत लंबा जो नदी के ऊपर बनता है, ऐसे छोटे से नाले के ऊपर या इरिगेशन कैनाल के ऊपर अगर आप ऐसा कुछ करते हैं लार्ज इरिगेशन प्रोजेक्ट्स के अंदर, तो फील्ड चैनल्स बनाए जाएंगे, उसमें भी गाँव के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। फिर क्या होगा कि जो बंजर ज़मीन है उसको अगर आप डेवलप कर रहे हो, रीडेवलप कर रहे हो, जिससे कि खेती और ज़्यादा बढ़ जाए, ठीक है, आपका जो प्रोडक्टिविटी है और ज़्यादा बढ़े, तो जो भी आपकी वेस्ट लैंड है, जो भी आपकी डिग्रेडेड लैंड है, उसको और ज़्यादा डेवलप किया जाएगा सरकार की मदद से। और इसमें जो काम करने वाले लोग होंगे वो लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट उनको मिल जाएगा, लैंडलेस पीपल होंगे जिनको एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा। इससे क्या होगा, एक तो इकोलॉजी इंप्रूव होगी कि जो ज़मीन बंजर पड़ी है उस पर खेती करी जाएगी, उस पर जो है उसकी प्रोडक्टिविटी को, फर्टिलिटी को बढ़ाया जाएगा। हिल एरिया और डेजर्ट एरिया में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हिल एरियाज़ में वैसे भी आपका प्लेन खेत नहीं होते, स्टेप आपकी फार्मिंग होती है, तो उसके लिए आपको ज़मीन चाहिए। डेजर्ट में बहुत ही कम जो है खेती हो पाती है, तो जो बंजर ज़मीन है अगर आप उसको रीडेवलप कर लेते हैं तो वहाँ के लोगों की इकोनॉमी भी बढ़ेगी। इसके अलावा सोशल फॉरेस्ट्री मतलब जैसे कि सड़क के किनारे पेड़ लगाना, ठीक है, वो इसके अंदर आता है। समाज में जो है, जैसे मान लीजिए उपवन तैयार करना, उपवन छोटे छोटे, ये इसके अंदर आता है। तो इसमें भी लोगों की मदद लगेगी, तो गांव के लोगों का ही आप यूटिलाइजेशन करोगे। सोशल एंड वाटर कंजर्वेशन वर्क, अब जैसे मान लीजिए कि गांव में पोखर बना दी, पोखर एक छोटा सा तालाब होता है ना, तो उस तालाब का क्या काम होता है कि जब पानी की कमी हो रही होती है गाँव में, तो लोग जो हैं उसके पानी को यूटिलाइज़ करते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा जैसे कि आपके जो भैंस होती हैं, गाय होते हैं, जो भी आपके डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं, उनको भी यहाँ पे लाया जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें इन वाटर कंजर्वेशन की चीज़ों से होती हैं, तालाबों से। कम्युनिटी वेल्स बनाना, ठीक है, जैसे कि गांव के अंदर कुएं बनाना। तो वाटर कंजर्वेशन जितना ज़्यादा आप कर सकते हैं उतनी जितनी भी चीज़ें आप बना सकते हैं, इंक्लूडिंग इम्प्रूवमेंट ऑफ माइनर इरीगेशन वर्क, तो उन सब में भी लोगों का जो है योगदान लगेगा। उसके लिए ये
गारंटी प्रोग्राम आया था कि इसमें गांव के लैंडलेस लेबरों से ही काम करवाया जाएगा। अगली योजना है जवाहर रोजगार योजना, रोजगार दे दो योजना के अंतर्गत एक और आपकी यहाँ पर योजना आई, ये आई 1989 में। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि सरकारें बदलती हैं तो योजनाओं के नाम भी बदलते हैं, यहाँ किसी और की सरकार थी, यहाँ किसी और की सरकार थी। तो जवाहर रोजगार योजना लॉन्च हुई 1989 में। इस योजना के अंतर्गत वही सारी चीज़ें करी गई कि जितने भी ऑनगोइंग ऐसे रूरल वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम थे, ग्रामीण, हाँ वेज को क्या कहते हैं, वेज को मतलब आप मान लीजिए कि जैसे लोगों की सैलरी होती है पर डे, इसके जितने भी प्रोग्राम्स थे, भत्ता तो नहीं होता, भत्ता तो अलग होता है, वेतन, ठीक है, वेतन, दैनिक वेतन बोलते हैं इसको। तो ऐसे जैसे एनआरईपी था, हमने पिछली क्लास में किया था, आरएलईजीपी है जो हमने अभी देखा है, इन सबको जो है मर्ज कर दिया गया जेआरवाई में। तो जेआरवाई इज़ व्हाट, जेआरवाई इज इक्वल्स टू नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम प्लस आरएल रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम। तो इन दोनों को मर्ज करके बना दिया गया जेआरवाई, ठीक है, बेटर उसको मतलब और एक्सटेंड कर दिया गया बेसिकली। तो इसको क्यों लाया गया था, अब लाने का तो वही एक काम है कि इम्प्लीमेंट किया जाए और एडमिनिस्टर किया जाए विलेज पंचायत के द्वारा, कि जितना भी ये काम हो रहा है उसको गांव की जो ग्राम पंचायत है, ठीक है, ग्राम पंचायत ही इसको क्या करेगी, एडमिनिस्टर करेगी, ठीक, गांव के लोग ही जो है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इसी तरीके से बढ़ेगा। ऑल ओवर दी कंट्री जितनी भी ग्राम पंचायतें अपने यहाँ पर होने वाले रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को क्या करेंगी, एडमिनिस्टर करेंगी और इम्प्लीमेंट भी करवाएंगी, ठीक है। क्योंकि ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। क्यों है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड, क्योंकि ये वाली भी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड थी, ये वाली भी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड थी। तो यहाँ पर सेंटर और स्टेट दोनों का शेयर होगा और ये शेयर था 80:20 का, यानी कि 80% पूरी की पूरी योजना का जो पैसा आएगा वो केंद्र सरकार से आएगा और 20% जो पैसा होगा वो राज्य सरकार से आएगा। फंड का जो एलोकेशन होगा, अब स्टेट के अंदर गांव आते हैं, है ना, स्टेट के अंदर जिले आते हैं और डिस्ट्रिक्ट आएंगे और डिस्ट्रिक्ट के अंदर विलेजेस आएंगे। तो स्टेट गवर्नमेंट निर्धारित करेगी कि किस गांव को, किस ग्राम पंचायत को कितना पैसा दिया जाना है। तो जो फंड का एलोकेशन है वो केंद्र सरकार सबसे ज़्यादा पैसा दे रही है, लेकिन वो नहीं करेगी, फंड का एलोकेशन राज्य सरकार करेगी। किस आधार पर करेगी कि कौन सा जिला ज़्यादा पावर्टी लाइन के अंदर है, ठीक है, कौन सा जिला ऐसा है जहाँ के लोग, जहाँ के गांव ज़्यादा गरीब हैं। स्टेट वाज डिसाइडेड बेस्ड ऑन द इंसिडेंस ऑफ पावर्टी। इसके बाद में फंड्स को जिस तरीके से बांटा जाएगा, डिवोल्यूशन ऑफ दीज फंड्स, इन फंड्स को बांटने का जो डिवोल्यूशन है डिस्ट्रिक्ट जिलों के अंदर, वो किस आधार पर किया जाएगा, वो वही जो मैंने आपको अभी बताया कि कौन सा जो है जिला बैकवर्ड जिला है, ठीक है। जैसे कि अभी भी एक प्रोग्राम चल रहा है एस्पिरेशनल ब्लॉक डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, एक चल रहा है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। ये भी क्या है कि जो ब्लॉक, जो जिले थोड़ा पिछड़े हुए हैं उनको जो है आगे लाने के लिए ये प्रोग्राम्स चलाए गए। तो वीकर सेक्शन पॉपुलेशन जहाँ ज़्यादा है, अब इसमें एक चीज़ और थी, एक तो पावर्टी देखी जाएगी और पावर्टी के साथ साथ ये भी देखा जाएगा कि बैकवर्ड क्लासेस जहाँ पर ज़्यादा हैं, वीकर सेक्शन जहाँ पर ज़्यादा हैं। अब वीकर सेक्शन जहाँ पर ज़्यादा हैं तो उसके लिए क्या किया जाएगा, उन जिलों को प्राथमिकताएं दी जाएंगी। इससे क्या होगा, इससे जो है कई सारे फ़ायदे एक साथ हो जाएंगे। एक तो जो वहाँ की पॉपुलेशन है, ठीक है, उनको क्या मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। अब जैसे मान लीजिए आप स्कूल बनवा रहे हैं किसी भी योजना के अंतर्गत, जिससे कि गांव के लोग स्कूल बना रहे हैं, तो आगे चल के उन्हीं स्कूलों में क्या मिलेगी, एजुकेशन मिलेगी। और जितना ज़्यादा पॉपुलेशन, वीकर पॉपुलेशन होगी, जिसके यहाँ पे बैकवर्डनेस जितनी ज़्यादा होगी, पावर्टी जितनी ज़्यादा होगी, उनको जो है इनका फ़ायदा ज़्यादा मिलेगा। अगर आप रोड बना रहे हैं तो कम्युनिकेशन ज़्यादा बढ़ जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा बढ़ जाएगा इनके लिए, और इनके लिए जो है सुविधाएं आपकी और ज़्यादा बढ़ जाएंगी। तो जैसे कहते हैं ना कि एकदम लास्ट व्यक्ति तक आपको पहुंचना है, तो उस लास्ट व्यक्ति तक पहुंचने के लिए क्या किया जाएगा कि भाई जो फंड है वैसे तो वो सब जगह पर दिए जाएंगे, लेकिन प्रमुख फोकस उन जगह पर रखा जाएगा जो पावर्टी लाइन के अंदर, जहाँ जिले ज़्यादा हैं और वीकर सेक्शन पॉपुलेशन जिनके यहाँ ज़्यादा है। इस योजना के अंतर्गत हमने देखा कि 50 से 100 दिन
पर ईयर आपको काम मिलेगा, ठीक है। और ये उनके लिए भी है जैसे कि जो आपके लैंडलेस वर्कर्स होते हैं ना गांव के अंदर, जो किसी दूसरे के खेत में काम कर रहे होते हैं। अब ये 50 से 100 दिन कौन से होंगे? मान लीजिए कि एक समय फसल कटने का टाइम है, ठीक है, ये फसल का टाइम है, और वही 50 से 100 दिन सरकार ने बोला कि आओ भैया काम कर लो, काम ले लो योजना। तो ऐसा नहीं होगा, ये पैरेलली नहीं होगा। फसल कट चुकी होगी, दूसरी फसल बोने में समय होगा, उनके बिटवीन का इन बिटवीन जो टाइम होगा, जिस समय व्यक्ति के पास में कोई काम नहीं है, ऐसा व्यक्ति जो लैंडलेस है, जिसके पास में कोई काम नहीं है, उस व्यक्ति को अपना घर, अपना पेट पालने के लिए क्या करना है? इस योजना के अंतर्गत काम करना है। तो ये 50 से 100 दिन होंगे, और ये 50 से 100 दिन इस बात पर निर्धारित करेंगे कि भाई वहाँ पर ड्रॉट अगर ज़्यादा आ गया है तो ये 50 से बढ़ के 100 दिन भी हो सकते हैं। अगर सामान्य मानसून है और अच्छी फसल हुई है तो ये 50 दिन भी हो सकते हैं, 70 भी हो सकते हैं। वो सब आपके डीएम साहब डिसाइड करेंगे, ठीक है, यानी कि भविष्य में आप लोग डिसाइड करोगे। तो एम्प्लॉयमेंट जो है इस तरीके से दिया जाएगा। अच्छा, एम्प्लॉयमेंट देने में एक शर्त ये और थी इसमें कि 1/3 पुअर फैमिलीज़ जो है इसमें काम करेंगी गांव की। मतलब ये गांव में सबके लिए जो है अवेलेबल है, सब कर सकते हैं इसमें काम, लेकिन शर्त ये है कि 33% फैमिलीज़ पुअर होनी चाहिए। यानी कि 33% फैमिलीज़ एम्प्लॉयमेंट वाज प्रोवाइडेड फॉर एटलीस्ट 1 मेंबर ऑफ ईच पुअर फैमिली फॉर 50 to 10। अब 33% में भी क्या है कि हर घर से एक व्यक्ति काम करेगा। इसके अलावा ये है कि विमेन पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के लिए यहाँ पर और ज़्यादा ध्यान दिया गया। एक और कंडीशन रखी गई कि 30% टोटल काम करने वाले लोगों में से 30% महिलाएं हों। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सरकार क्या ऐसी स्कीम्स चलाती है विमेन एम्पावरमेंट के लिए, जो रूरल विलेज के एम्पावरमेंट के लिए, तो भाई देखो उनके लिए यहाँ पर भी इस तरीके की योजनाओं में अलग से जो है ध्यान दिया जाता है कि विमेन एम्प्लॉयमेंट 30% कम से कम होना चाहिए, एटलीस्ट इतना तो होना चाहिए। इसमें जैसे कि हमारा जो फूड फॉर वर्क प्रोग्राम था, ठीक है, इस प्रोग्राम के अंदर क्या था कि भाई आपको खाना मिलेगा, 2 किलो अनाज मिलेगा और 1 किलो अनाज का पैसा मिलेगा, यही पढ़ा था हमने कल। तो लाइक दिस प्रोग्राम यहाँ जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत भी यही बात बोली गई कि 2 kg फूड ग्रेन्स मतलब अनाज, ठीक है, 2 kg फूड ग्रेन्स पर पर्सन पर डे ये आपको मिलेगा। तो पर पर्सन पर डे यानी कि एक घर में से एक व्यक्ति कम से कम काम कर रहा है, ठीक है, एटलीस्ट 1 मेंबर ऑफ ईच पुअर फैमिली, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अब ज़रूरी नहीं है ना एक कमा के ला रहा है 2 किलोग्राम फूड ग्रेन और घर में 6 जने हैं तो 2 किलोग्राम फूड ग्रेन में सबका क्या होगा, पेट ही भी नहीं भर पाएगा। तो कम से कम एक व्यक्ति तो है, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब प्रधान जी जो है ज़्यादा को भी रख सकते हैं। तो 2 किलोग्राम फूड ग्रेन जो है पर डे मिलेगा, और ये भी सब्सिडाइज्ड रेट पे मिलेगा। सब्सिडाइज्ड रेट का मतलब क्या है, जैसे कि 2 रुपये प्रति किलो आपको पर केजी, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए लिखा है मैंने, राइस मिल गए, तो जो राइस मार्केट में 16 रुपये प्रति किलो है आपको 2 रुपये प्रति किलो मिल जाएगा, तो एकदम सब्सिडाइज रेट पे। इसमें और चीज़ क्या कही गई कि जितनी भी वेजेस हैं, ठीक है, मतलब बेसिकली कि 2 तरीके की पेमेंट होती हैं, एक होती है कैश पेमेंट, एक होती है काइंड पेमेंट, ठीक है। यानी कि काइंड में तो आप क्या दे रहे हैं, फूड ग्रेन दे रहे हैं, काइंड में तो आप अनाज दे रहे हैं, कोई भी सामान देते थे ना जैसे पहले, अनाज दे रहे हैं। कैश में क्या दे रहे हैं, आप वेजेस दे रहे हैं, यानी कि पैसे भी दे रहे हैं। तो यहाँ पर ये कहा गया कि जो 100% पैसा जाएगा वो 2 तरीके से जाएगा। कैश में जो जाएगा यानी कि वेजेस की फॉर्म में जो जाएगा वो आपका 60% होगा, और काइंड की फॉर्म में जो जाएगा यानी कि फूड ग्रेन की फॉर्म में जो जाएगा वो आपका 40% पैसा खर्च किया जाएगा, ठीक है। यानी कि लोगों को अनाज भी मिल रहा है, उस अनाज को सब्सिडी पे ख़रीदने के लिए वेजेस भी मिल रही हैं, पैसा भी मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें इस योजना के अंतर्गत बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। इन फैक्ट्स को आप ऐसे शॉर्ट नोट्स बना के लिख सकते हो, जैसे मैंने साइड में लिखे हुए हैं, आपको ज़्यादा अच्छे से याद रह जाएगा ये, ठीक है। हमको क्या क्या चीज़ें लिखनी है दोबारा से बता देते हो, ठीक है। हमको ये लिखना है कि कब लॉन्च हुई थी, ठीक है। हमको ये लिखना है कि इसके अंतर्गत कौन कौन सी योजना मर्ज हुई हैं। हमको ये लिखना है कि इसके इम्पोर्टेंट फीचर क्या हैं। हमको ये लिखना है ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, ठीक है।
इसमें सेंटर और स्टेट का जो शेयर है वो 80-20 का है, लेकिन जो एलोकेशन ऑफ फंड है, ठीक है, एलोकेशन ऑफ फंड है वो स्टेट करेगी, और स्टेट भी उस फंड का एलोकेशन करेगी। कैसे? पावर्टी के आधार पे, इंसिडेंस ऑफ पावर्टी के आधार पे, एंड वीकर सेक्शंस के आधार पे, वीकर पॉपुलेशन और आपके बैकवर्ड एरियाज़ के आधार पे, ठीक है, बैकवर्ड एरियाज़ एंड वीकर पॉपुलेशन के आधार पे। फिर भाई इसमें कौन कौन आ सकता है कि एटलीस्ट एक व्यक्ति होना चाहिए हर पावर्टी वाले घर से, एटलीस्ट 1 फ्रॉम पुअर फैमिली, ठीक है। तो ये लिखोगे आप 30% एटलीस्ट कम से कम, उससे ज़्यादा भी हो सकती हैं, फीमेल होनी चाहिए, ठीक है। फिर इसमें आप वेजेस कैसे दोगे, और उसके साथ में आप क्या है, फूड ग्रेन भी दे रहे हो। तो ये 60% आपका पैसा यहाँ जाएगा और 40% पैसा आपका यहाँ जाएगा, ठीक है। क्या क्या काम आप किस में कर सकते हो? इसमें आप भाई कम्युनिकेशन के लिए रोड लिंक्स बना सकते हो, आप इसमें एजुकेशन के लिए स्कूल्स बना सकते हो। तो उससे क्या होगा, गांव का कम्युनिटी पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। इस सब को इम्प्लीमेंट और एडमिनिस्टर कौन करेगा? इम्प्लीमेंट एंड एडमिनिस्टर करने का काम जो होगा वो ग्राम पंचायत का होगा। तो यही सारी चीज़ें मैंने अभी आपको यहाँ पर बताई हैं डिटेल, ठीक है, समझा के। तो ये सब जो है आपको याद रखना है। अगली योजना आई, तो पहली हमने जो आज पढ़ी वो आई थी 1983 में, जिसका नाम था रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, ठीक है। याद रखना, गांव के लिए करनी है, रूरल से शुरू होगी, लैंडलेस होने चाहिए लोग, तो मतलब खेती नहीं होनी चाहिए, उनको एम्प्लॉयमेंट देना है और गारंटी के साथ देना है। फिर आई दूसरी 1989 में, और उसके बाद आई 1999 में। मतलब अब 10 साल बाद आपको एक अगली योजना मिलेगी अटल जी के टाइम पे। अटल जी के टाइम पे ये योजना आई, इसका नाम था स्वर्ण जयंती, हाँ, ग्राम स्वरोजगार योजना। अब स्वर्ण जयंती क्यों कह रहे थे हम इसको? क्योंकि देखो साल 2000 आने वाला था, ठीक है, साल 2000 आने वाला था, तो एक स्वर्ण जयंती हो रही थी कि आगे जो होगा वो बहुत ही बेहतर की उम्मीद कर रहे हैं। ग्राम यानी कि गांव में रूरल डेवलपमेंट कर रहे हैं, स्वरोजगार यानी कि, हाँ जी, स्वरोजगार, गांधी जी के ही अगर उस पर चलें तो सेल्फ, हाँ भाई, सेल्फ डिपेंडेंट आप कह सकते हो, आत्मनिर्भर, स्वरोजगार करने वाला व्यक्ति, उसके लिए ये योजना आई। तो अब कहा क्या गया कि लोग जो हैं यहाँ पर खुद अपने आप पे डिपेंडेंट हो जाएं, यानी कि आप छोटी छोटी आप लघु कुटीर उद्योग चला सकते हो, या फिर ये उन लोगों के लिए है जो कि विलेज में आर्टिसंस हैं। आर्टिसंस, अब देखो कुछ लोगों का ध्यान इधर चल रहा होगा, जो आर्टिसंस हैं यानी कि अपना काम धंधा खुद करना जानते हैं, तो उनके लिए क्या किया जाएगा? तो बेसिकली इस योजना के अंतर्गत काफ़ी सारी छोटी छोटी योजनाओं को लॉन्च किया गया, जैसे कि SGSY के अंदर हमने काफ़ी सारी छोटी छोटी योजनाएं देखी। पहली देखी IRDP मतलब इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इंटीग्रेटेड मतलब कि सब चीज़ आपस में लिंक होंगी, जिससे कि गांव का विकास और ज़्यादा बेहतरी से हो सके। अब गांव के विकास के लिए महिलाओं और बच्चों का विकास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो उसके लिए DWCRA, डेवलपमेंट ऑफ विमेन एंड चिल्ड्रन इन रूरल एरियाज़, ठीक है, इन रूरल एरियाज़, डेवलपमेंट ऑफ विमेन एंड चिल्ड्रन इन रूरल एरियाज़, एक ये चलाई गई। फिर एक ट्राइसम नाम की एक योजना चलाई गई, जिसका मतलब था ट्रेनिंग फॉर रूरल यूथ, ठीक है, विमेन और बच्चों के लिए कर दिया आपने, यूथ के लिए क्या? तो ट्रेनिंग फॉर रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। एम तो मतलब वो एम्प्लॉयमेंट से ले लिया, मतलब पूरा एक नाम बनाने के लिए, सजाने के लिए, ठीक है। फिर एक योजना चली गई कि भाई चलो यूथ के लिए काम कर दिया, बच्चों के लिए, औरतों के लिए काम कर दिया, सब चीज़ों को इंटीग्रेट कर रहे हैं, आपस में जोड़ रहे हैं। फिर लेकिन जो गांव में वो लोग हैं जिनके पास में ज़मीन वमीन तो नहीं है, और वो गांव में जो है आर्टिसंस हैं, जैसे कोई लकड़ी का काम करता है, कोई मिट्टी का काम करता है, कोई लोहे का काम करता है, कोई औजार बनाता है, कोई बर्तन बनाता है, उनके लिए क्या? तो उनके लिए आर्टिसंस के लिए एक योजना लेके आए, सप्लाई ऑफ इम्प्रूवमेंट टूल किट्स टू रूरल आर्टिसंस। जैसे आपने एक मूवी देखी होगी सुई धागा, ठीक है, वरुण धवन और अनुष्का शर्मा। सुई धागा में क्या दिखाते हैं? अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ देख लीजिएगा, अच्छी मूवी है सुई धागा। लेकिन अगर आपका 2023 में पेपर है तो मत देखना, 24 वाले देख सकते हैं।
कि यहाँ पे सरकार जो है एक योजना चलाती है आर्टिसंस के लिए, जो हाथ के कलाकार हैं, हस्तकार हैं, उनके लिए, कि आपको जो है स्विंग मशीन दी जाएगी, कपड़े सिलाई करने वाली मशीन उन लोगों के लिए जो योग्य हैं। उनकी योग्यता को परखा जाएगा, पहले एक कंपटीशन कराते हैं कि भाई एक दिन में आपको इतने कपड़े सिलने हैं, और फिर उनको जो है ये मशीन दी जाती है, ठीक है। तो ये सरकार का ही इस तरीके से काफ़ी सारी चीज़ें चलती रहती हैं। फिर आया था गंगा कल्याण योजना। गंगा कल्याण योजना में क्या है कि जिन गांव से रिवर्स होके बहती हैं उन रिवर्स के चैनल्स बनाना, ठीक है, वहाँ पे काम करना, ये सारी चीज़ें होंगी। मिलियन वेल स्कीम, यानी कि आपको क्या बनाने हैं, मिलियन यानी कि 10 लाख कुएँ बनाने हैं। मिलियन वेल स्कीम, अब 10 लाख कुएँ कौन बनाएगा? गांव के लोग आपस में मिलके बनाएंगे। एडमिनिस्ट्रेशन कौन करेगा? ग्राम पंचायत करेगी। फंड कहाँ से आएगा? डीएम से आएगा। डीएम को फंड कौन देगा? स्टेट गवर्नमेंट देगी। स्टेट गवर्नमेंट किस तरीके से एलोकेट करेगी? मार्जिनलाइजेशन के बेसिस पे, वीकर सेक्शन के बेसिस पे, पॉवर्टी के बेसिस पे, ठीक है। ये सारी योजनाएं चलाएगी। मिलियन वेल स्कीम, आजकल तो मिलियन व्यू ही चलते हैं भैया, वेल तो जो भी है खैर। तो ये प्रोग्राम बहुत सारी छोटी छोटी माइक्रो इंटरप्राइजेस को इस्टेब्लिश करने के लिए भी यूज़ किया गया, क्योंकि जो सित्रा था ना, सित्रा के थ्रू लोगों ने छोटी छोटी माइक्रो एंटरप्राइज शुरू करी। जो यूथ के लिए योजना थी, ठीक है, जिसमें हम बात कर रहे थे ट्राइसेम की, तो वो ट्राइसेम के अंदर भी लोगों को योग्य मतलब प्रशिक्षण दिया गया, ट्रेनिंग दी गई, और फिर उन्होंने छोटे छोटे काम धंधे शुरू किए, अपने पोटेंशियल को बिल्डअप किया, एक्सपर्टीज़ हुई। रूरल पुअर की जो है धीरे धीरे बढ़ रही है अभी ये। अब ये सब क्यों किया जा रहा है? क्योंकि इनकी जेब में क्या है? पैसा है, यानी कि इनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ये जितनी भी चीज़ें बना रहे हैं गांव के अंदर, चाहे वो स्कूल हो, रोड हो, ट्रांसपोर्टेशन का लिंक हो, ठीक है, वेल हो, पोखर हो, आपका जो है तालाब हो, ये सबसे क्या होगा? आगे चल के सोशल डेवलपमेंट होगा। भाई स्कूल बनेगा तो बच्चे पढ़ेंगे, ठीक है, ये सब चीज़ें होंगी। इन सब के साथ साथ हमने एक और चीज़ शुरू करी, सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प ग्रुप मतलब जो अपनी मदद खुद करें। सेल्फ मतलब स्व, हेल्प मतलब जो अपनी सहायता खुद करें। स्व सहायता, ठीक है, स्व सहायता केंद्र बनाए गए, स्व सहायता ग्रुप बनाए गए। इन्होंने लोगों को समझाया कि किस तरीके से आप छोटे छोटे काम करके भी पैसे कमा सकते हो। जैसे किसी गांव के अंदर गांव के आसपास बैम्बूज बहुत होते हैं, मान लीजिए, जैसे बिहार में भी बहुत होते हैं, तो वहाँ पे आप बैम्बू प्रोडक्ट बना सकते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा कि एनवायरनमेंट भी सही रहेगा और आपका जो है प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़ेगी, आपके हाथ में 4 पैसे और आ जाएंगे। आप अपने मनी को कैसे सेव करें, वो भी आपको जो है मेन स्ट्रीम सोसाइटी से बैंकिंग सेक्टर में जोड़ा जाए, बैंकिंग इंक्लूजन किया जाए। उसके लिए जो है अवेयरनेस, यानी कि बैंक में खाते कैसे खुलवाएं, क्या सेविंग अकाउंट्स होते हैं, क्या उन पे आपका इंटरेस्ट मिलता है, ये सारी चीज़ें। प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स सो सेव्ड, जिससे कि कैपेसिटी बिल्डिंग हो। रेजोल्यूशन बनाए गए, इनकम और एक्सपेंडिचर बनाया गया पूरा फंड्स का, और ये सब मेंटेन कौन करता था? सेल्फ हेल्प ग्रुप्स किया करते थे, ठीक है, कि कितना फंड आ रहा है, कितना लग रहा है, कितना खर्चा है, कितनी की ज़रूरत है, कितना और अभी चाहिए। तो इस तरीके की योजनाएं चलाई गई जो कि काफ़ी ज़्यादा कारगर सिद्ध हुई। एक एक छोटी छोटी योजना अपने आप में धीरे धीरे रूरल इंडिया को आगे लेके आ रही थी, बेहतरी की तरफ लेके आ रही थी। और फिर जैसे कि हमने देखा ही है कि 1993 में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को जो है यहाँ पर मान्यता मिली, ठीक है। 1993 में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन आया। ये 3 टायर प्रोग्राम था इनिशियली, बीच में 2 टायर्ड भी हुआ था, बट 3 टायर्ड है अभी भी। 3 टायर सिस्टम है। एक डेमोक्रेटिक डिवोल्यूशन को दिखाता है, डिसेंट्रलाइजेशन को दिखाता है, ठीक है, एक डिसेंट्रलाइजेशन को दिखाता है। इसके तहत ये देखा गया कि अब क्या किया जाएगा, पूरे के पूरे रूरल इंडिया को हम 3 हिस्सों में बांटेंगे। विलेज लेवल पे, गांव तो है ही, बेसिक यूनिट है, ठीक है, गांव क्या है अब? बेसिक यूनिट, क्योंकि गांव से छोटा और क्या ही होगा। फिर कई सारे गांव को मिला के बनेगा एक ब्लॉक, और वो सारे ब्लॉक्स किसके अंदर आएंगे? डिस्ट्रिक्ट के अंदर आएंगे, ठीक है। तो ज़िले के अंदर ब्लॉक होंगे और ब्लॉक के अंदर आपके विलेजेस होंगे। जैसे आपका एक BDO ऑफिसर होता है,
ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। तो जैसे मान लीजिए डीएम के अंडर मान लीजिए 60 गांव आते हैं। खैर ये तो एक मान लीजिए एक एग्जांपल है, इससे ज़्यादा आते हैं। डीएम के अंदर मान लीजिए, वो डिपेंड करता है आपका डिस्ट्रिक्ट कितना बड़ा है कितना छोटा है, 60 गांव डीएम के अंदर आते हैं। तो उस डिस्ट्रिक्ट को हमने मान लीजिए 6 ब्लॉक्स में बांट दिया। 6 ब्लॉक्स में बांट दिया तो उससे क्या हो गया, डीएम का काम थोड़ा कम हो गया। अब डीएम क्या करेगा, 6 बीडीओ उनसे जो है क्या करेगा, उनसे रिपोर्ट लेगा। अब डीएम की जिम्मेदारी 60 गांव की है, लेकिन उसके नीचे भी जो है एक डिसेंट्रलाइजेशन हो गया ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर का। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर किसके प्राण खाएगा, मतलब किससे पूछताछ करेगा, किससे जो है सारी चीज़ें करवाएगा, ये कराएगा जी ग्राम प्रधान से। ठीक है, ये कराएगा ग्राम प्रधान से। तो प्रधान जी क्या करेंगे, प्रधान जी जो है सारा लेखा जोखा रखेंगे। पहले क्या होता था, डिजिटली हम उतने ज़्यादा इनेबल्ड इक्विप्ड नहीं थे, तो जो आपको वेजेस दी जाती थी वो कैश में दी जाती थी। ठीक है, लेकिन जब डिजिटल इंडिया जो है प्राथमिकता हमारी बन गई, तो अब क्या है, डायरेक्ट ट्रांसफ़र हो जाते हैं, डीबीटी होता है, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र होता है। तो पहले क्या था कि प्रधान जी भी जो है घपला कर देते थे, कई बार ऐसा होता था। अब प्रधान जी घपला नहीं कर सकते, डायरेक्ट डीएम के यहाँ से जो है आपके सीधे पैसे आपके खाते में। ठीक है, तो पॉपुलर इंस्टीट्यूशंस जो हैं कंट्रोल करेंगे डिसेंट्रलाइजेशन मशीनरी को, और इससे क्या होगा, डेवलपमेंट जो है ज़्यादा अच्छे पेस पे बढ़ेगा। जवाबदेही, बेसिकली अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाएगी, जवाबदेही बढ़ जाएगी। रेस्पॉन्सिबिलिटी तो पहले भी थी, रेस्पॉन्सिबिलिटी तो थी भाई, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन में क्या है, रेस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी दोनों ही ज़रूरी है। तो अकाउंटेबिलिटी और इन्हेंस हो जाएगी। ठीक है, तो ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशन ने एक माइलस्टोन यहाँ पर सेट किया। अब आज की डेट में करंट प्रोग्राम्स जो चल रहे हैं वो क्या चल रहे हैं, एक दीनदयाल अंत्योदय योजना चल रही है। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या है, बेसिकली यहाँ पर इस स्कीम के अंतर्गत दीनदयाल अंत्योदय योजना के अंदर 2 स्कीम्स को हमने मर्ज किया है। एक थी नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन और एक है नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। तो ये 2 योजनाएं हैं जो कि इस एक अम्ब्रेला के अंतर्गत आती हैं। तो यहाँ पर बेसिकली अर्बन पुअर और रूरल पुअर दोनों की लाइवलीहुड को बढ़ाने के लिए यहाँ पर काम किया गया है। मेन उद्देश्य है इनका घर पे उनके मतलब सर पे उनके छत हो, शेल्टर प्रोवाइड करने का हो। ठीक है, फूड मिले। अब फूड कैसे मिलेगा, बेसिकली उनकी अपनी रोजगार हो। उसके लिए जैसे अर्बन में क्या कर सकते हैं, स्ट्रीट वेंडर्स, जो आपके ठेली वाले होते हैं ना भैया, स्ट्रीट वेंडर्स, इन सबको जो है आप क्या कर सकते हैं, और ज़्यादा इक्विप्ड कर सकते हैं। प्रोवाइडिंग शेल्टर इक्विप्ड विद द एसेंशियल सर्विसेज टू द अर्बन होमलेस इन अ फेज्ड मैनर। इसके अलावा जो आपके अर्बन स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनके साथ भी आप काम कर सकते हो, उनके लिए आप काम कर सकते हो। उनको सूटेबल स्पेस मिले। जैसे कि पहले क्या होता था, आपने अगर देखा होगा, ऐसा बहुत सारे शहरों में हुआ है। रिसेंट मैंने जहाँ देखा था वो गाज़ियाबाद के अंदर देखा था। गाज़ियाबाद से अगर कोई हो, या मतलब अगर आप इस तरीके की जगह पे आप कभी जाओ देखो, तो वहाँ पे ना एक मार्केट है जहाँ पे पहले रोड पे ही लोग जो है क्या करते थे, फुटपाथ पे जो है यहाँ पर फ्लावर्स का पूरा मतलब एक लेन थी। फूल वाले होते हैं ना, फूल वाले, बुके वाले, माला वाले, तो पूरा का पूरा फुटपाथ पे इनका था। अब गवर्नमेंट ने क्या किया है, इनको उसी फुटपाथ के पीछे, भाई लोकेलिटी तो चेंज नहीं कर सकते, मार्केट इनका वहाँ इस्टेब्लिश्ड है। तो जैसे ये रोड है, ये आपका फुटपाथ है। ठीक है, तो यहाँ ये दोनों जगह घेर के रखते थे। अब इससे क्या होता था कि जो पैदल चलने वाले उनके लिए जगह नहीं होती थी, और भीड़ सुबह शाम भीड़ बहुत ज़्यादा होती थी, तो एक्सीडेंट्स का भी खतरा रहता था। अब क्या है, यहाँ पर पूरी की पूरी शॉप्स एलोकेट कर दी हैं इनको। ठीक है, शॉप्स एलोकेशन कर दिया है। तो स्ट्रीट वेंडर्स को आप क्या कर सकते हो, सूटेबल स्पेस दे सकते हो, इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट दे सकते हो। जैसे 2 लाख रुपए का आप जो है यहाँ पर लोन देते हैं, काफ़ी सारी योजनाओं के अंतर्गत है। सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, आप स्किल सिखा सकते हैं अर्बन स्ट्रीट लोगों को, जिससे कि क्या करें, वो मार्केट अपॉर्चुनिटी को एक्सेस कर सकें। रूरल में क्या करेंगे, ठीक है, ये तो रहा नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन। तो रूरल लाइवलीहुड मिशन में क्या है कि पावर्टी को कम करना है पुअर व्यक्ति की, जो कि गांव का व्यक्ति है। अब उसको क्या करोगे, आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सिखाओगे, यानी कि स्वरोजगार। कैसे सिखाओगे, उसको स्किल करोगे तो उसको जो है दिहाड़ी वाला काम तो मिल ही जाएगा, जिससे क्या होगा कि उसकी लाइवलीहुड इम्प्रूव होगी, एक सस्टेनेबल बेसिस बनेगा। जैसे कि MG नरेगा है, तो वो इसी दिशा में काम कर रहा है। ठीक है, सस्टेनेबल बेसिस कि आपको एटलीस्ट 100 दिन तो काम मिलेगा ही मिलेगा साल में।
ठीक है, जिससे क्या होगा, ग्रास रूट इंस्टीट्यूशन जो पावर्टी का है वो स्ट्रॉन्ग होगा, वो जो है धीरे धीरे पावर्टी से अलग जाएगा, मतलब बढ़ेगा, ऊपर की ओर आएगा। फिर एक है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, दोनों में ही है। तो ग्रामीण में क्या है कि जो गांव के लोग हैं, अभी तक 1.95 करोड़ लोगों को जो है यहाँ पर घर मिल चुके हैं, इसके बेनिफिशरीज हैं। 2022 तक की बात कर रहे हैं हम, सेकंड फेज़ की, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर जब क्योंकि घर मिले हैं तो टॉयलेट्स हैं उनमें, तो आपका जो सैनिटाइजेशन है, मतलब आपका जो हाइजीन है वो भी इम्प्रूव हुई है। इलेक्ट्रिसिटी है तो बच्चे भी मतलब पढ़ पा रहे हैं, लाइट है उनके पास में, एलपीजी कलेक्शन है तो विमेन जो है धुएं में फेफड़े नहीं फूंक रही हैं अपने। तो ये काफ़ी सारी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बेनिफिट्स हैं, और इनके पीछे छुपे हुए अनगिनत बेनिफिट्स और हैं। जैसे कि एलपीजी कनेक्शन से क्या हो रहा है कि हमारा जो फॉसिल फ्यूल है वो कम बर्न हो रहा है, तो एनवायरनमेंट को भी मतलब उतना ज़्यादा अब जो है खतरा नहीं है। खतरा तो खैर वैसे बहुत सारी चीज़ों से है, लेकिन यहाँ से जो धुआं होता था वो कम हो गया है। एक योजना है भारत नेट, इसकी वजह से क्या है, इंटरनेट कनेक्टिविटी जो है पंचायतों तक भी पहुंचाई जा रही है, लोकल बॉडीज़ तक पहुंचाई जा रही है। एक स्फूर्ति नाम की योजना है, स्फूर्ति के अंतर्गत ये है कि आपको अपग्रेड करना है ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ को। जैसे कि आपके जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ में जैसे मान लीजिए खादी हो गया, ठीक है, बेम्बू हो गया, कहीं की आपकी ट्रेडिशनल आपकी साड़ी हो गई, टेक्सटाइल हो गया, ठीक है, ट्रेडिशनल टेक्सटाइल हो गया, या फिर मान लीजिए कोई ट्रेडिशनल आर्ट हो गई, आर्ट फॉर्म हो गई। इन सबको जो है क्या कर रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए एक पंजाब में जगह है, वहाँ पर आपके कॉपर और ब्रास के जो है बहुत अच्छे बर्तन बनाए जाते हैं, ठीक है, और वो वहीं की मतलब स्पेशलिटी है। तो ट्रेडिशनल आपके जितने भी इंडस्ट्रीज़ हैं उनको वापस से रीजनरेट करना, अपग्रेड करना, जिससे कि जो लोग उनके जानकार हैं उनका जो लाइवलीहुड है वापस से जो है बेटर हो पाए, जिससे कि क्लस्टर बेस्ड डेवलपमेंट हम कर पाएँ। जैसे कि बैम्बू हो गया, हनी हो गया, खादी हो गया, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पे आप काम कर सकते हैं, ठीक है। ट्रेडिशनली जिन पे लोग काम करते आए थे लेकिन फिर बीच में छोड़ दिया था, तो उनको वापस से बढ़ावा मिलना है इस योजना के अंतर्गत, और साथ में उनको जो है फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिल रही है। एक एस्पायर प्रोग्राम है गवर्नमेंट का जो काफ़ी फेमस है। इसमें क्या है कि स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ इनोवेशन, रूरल इंडस्ट्री एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इसका एक्रोनियम एस्पायर, ठीक है, वो एस यहाँ से शुरू होता है, क्योंकि इसको एस्पायर लिखते तो अच्छा ही लगता है, और मोदी जी का तो मतलब अलग से एक डिपार्टमेंट होता होगा, मुझे ऐसा लगता है, जहाँ पे योजनाओं के नाम पहले सोच लिए जाते हैं, उनकी फुल फॉर्म बाद में बनाई जाती है, ठीक है। तो एस्पायर अच्छा है, ये बेसिकली किसके लिए है कि स्कीम है जिससे कि आप इनोवेशन को प्रमोट कर सको गाँव के अंदर, रूरल इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट कर सको, और जो छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको जो है आप बूस्ट कर सको। तो वैसे भारत में दो ही चीज़ें आजकल चल रही हैं, या तो यूट्यूबर्स या एंटरप्रेन्योर्स। आजकल मतलब घर से निकलो तो आपको इन दोनों में से एक तो मिल ही जाता है। तो लाइवलीहुड जो है बिजनेस इंक्यूबेटर्स और टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर्स, ये दो चीज़ें सेटअप करी जाएंगी। लाइवलीहुड बिजनेस मतलब कि जीवन को पालने के लिए कुछ ऐसे छोटे छोटे बिजनेस जो हैं यहाँ पर लोगों को खोल के दिए जाएंगे। टेक्नोलॉजी बेसिकली इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए है। 2019-20 में इसको लाया गया था। अब तक 75,000 एंटरप्रेन्योर्स जो हैं इस योजना के अंतर्गत लाभ ले चुके हैं, जो कि एग्रो रूरल इंडस्ट्री सेक्टर में काम कर रहे हैं। अब एग्रो रूरल का मतलब आप सोचोगे कि सिर्फ खेती कर रहा है, नहीं भाई, जो आज की डेट में इंस्टाग्राम पे अचार पापड़ भी बेच रहा है ना, ठीक है, वो भी एग्रो रूरल इंडस्ट्री के अंतर्गत आएगा, ठीक है। अब करंट प्रोग्राम्स में और भी कई सारे, जैसे कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, ये करंट में चल रहा है, ठीक है। मत्स्य संपदा में फिशरी को बूस्ट किया जा रहा है, फिशरी मैनेजमेंट को बूस्ट किया जा रहा है, जिससे कि फिशरी की प्रोडक्टिविटी बढ़े, क्वालिटी कंट्रोल बढ़े, मॉडर्नाइजेशन टेक्निक आप यूज़ कर सकें, ये सारी चीज़ें। सांसद आदर्श ग्राम योजना ये चलाई थी लेकिन थोड़ी फ्लॉप हो गई है, ठीक है। आदर्श ग्राम योजना में बेसिकली क्या था कि एक एमपी क्या करेगा, एक गाँव को अडॉप्ट करेगा। वो गाँव इंडिया में कहीं का भी हो सकता है, राज्यसभा का एमपी भी कर सकता है, लोकसभा का एमपी भी कर सकता है। ऐसा नहीं है कि जहाँ से आप चुन के आए हो वहीं के कर सकते हो, आप राज्यसभा के एमपी हो तो भी कर सकते हो, और लोकसभा के हो तो भी कर सकते हो, और भारत के अंदर कहीं पे भी कर सकते हो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये, मोदी जी ने जब प्रधानमंत्री बने थे ताज़ा तभी शुरू किया था। इसमें रेस्पॉन्सिबल हो गए आप उसके गाँव के डेवलपमेंट के लिए, फिजिकल और इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, ठीक है। अब ये उतना ज़्यादा हुआ नहीं है। एमजी नरेगा काफ़ी बेहतरीन चल रहा है, ठीक है। ये भी मतलब ये कांग्रेस की गवर्नमेंट के टाइम पे आया था और अभी तक चल रहा है।
ये बेसिकली लीगल गारंटी देता है 100 दिन की, कि साल में आपको 100 दिन तो काम मिलेगा ही मिलेगा, भले ही ड्रॉट आए, फ्लड आए, कुछ भी हो, ठीक है। किसी भी तरीके का काम हो, सरकार आपको काम देगी हर फाइनेंशियल ईयर में, एडल्ट मेंबर्स को देगी जो कि रूरल हाउस होल्ड के होंगे, ठीक है। और ये पब्लिक वर्क रिलेटेड हो सकता है, ये अनस्किल्ड होगा, इसमें किसी स्किल की ज़रूरत नहीं है आपको, इसमें मैनुअल वर्क आपका जो पारिश्रमिक होगा वो मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ होगा, और इसमें मिनिमम वेजेस आपको दी जाएंगी। अब हर जगह की कीमत के इन्फ्लेशन के आधार पर हर स्टेट का अपना एक मिनिमम वेज अलग अलग है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट MRD इसको हैंडल करता है, मॉनिटर करता है, एंटायर इम्प्लीमेंटेशन इसका मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट करता है, और स्टेट गवर्नमेंट के साथ में मिलके करता है, ठीक है। तो आज के लिए मतलब जितनी पहले योजनाएं शुरू हुई हैं एक बार फिर से देख लो, वो सब हमने कर ली हैं, ठीक है। लैंड रिफॉर्म, आज़ादी के लैंड रिफॉर्म से लेके अभी तक की जितनी भी चीज़ें चल रही हैं वो मैंने सब आपको बता दी हैं। अगला सेशन जो हम करेंगे कल, वो करेंगे हम कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट का, CDP कहते हैं, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। पहले इसका कॉन्सेप्ट बताऊंगा मैं आपको कि क्या है, ठीक है, और उसके बाद इससे हमें क्या क्या फ़ायदे हुए और क्या क्या चीज़ें इसमें हमें देखने को मिल रही हैं। वैसे इसमें अभी हम और क्या क्या पढ़ने वाले हैं कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम में, वो मैं आपको बता देती हूँ। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो आप इसको ज़रूर से लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। चैनल को अगर अभी तक के सब्सक्राइब नहीं किया है तो नेता टाइप आधा काम मत करो, ठीक है, वो कहते हैं ना, तो आप उसको सब्सक्राइब करिए। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप अपनी क्वेरीज़ को पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। मुझे आपकी क्वेरीज़ का आंसर करने में काफ़ी खुशी महसूस होगी। तो कल हम कॉन्सेप्ट करेंगे कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम का, CDP पढ़ाऊँगे, इसमें CDP में कॉन्सेप्ट बताऊँगे क्या है इसका कॉन्सेप्ट, इंट्रोडक्शन वगैरह कैसे लिख के आना है इसमें अगर क्वेश्चन आता है तो, ठीक है। उसके अलावा बेनिफिट्स क्या है CDP के, जितने भी चीज़ों पे क्वेश्चन बनते हैं वो सब करेंगे। लिमिटेशन क्या है CDP की, अच्छा टॉपिक है, कल में मतलब ख़त्म हो जाएगा। और CDP एक्चुअली फेल हो गया, ठीक है, CDP फेल हो गया था, तो उसके कारण क्या हैं, क्या कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से फेलियर ऑफ CDP हुआ, तो अगले सेशन में हम लोग ये करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम कोऑपरेटिव्स करेंगे, PPT सब तैयार है, इसी में आगे ही हैं, ठीक है, बट ये है कि अभी से कराना ठीक नहीं है। कोऑपरेटिव्स क्या है, कोऑपरेटिव्स की ज़रूरत क्या है, वाई कोऑपरेटिव्स क्यों, इनके प्रिंसिपल्स क्या हैं, इनकी गाइडलाइंस क्या हैं, ठीक है, एवोल्यूशन कैसे हुआ कोऑपरेटिव्स का, ठीक है। ये सब लोग जो है, प्री इंडिपेंडेंस क्या था ये भी बताऊंगा कि प्री इंडिपेंडेंस क्या था, और आज़ादी के बाद कैसे कोऑपरेटिव्स ने काम किया, जैसे सोसाइटी होती है ना, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, ये सब का क्या योगदान है भारत में। अच्छा, इसमें कितने टाइप्स होते हैं ये भी करेंगे, कोऑपरेटिव्स के कितने टाइप हैं, रीजनल इम्बैलेंस क्यों हैं, इस पर सवाल आया है तो इसलिए हम भी पढ़ेंगे। रीजनल इम्बैलेंस क्यों है कोऑपरेटिव डेवलपमेंट में, ये सारी चीज़ें करेंगे। कोऑपरेटिव्स के क्या रोल हैं ये सब करेंगे। तो ये अगले 2 सेशंस का मैंने आपको बता दिया है कि क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं। आप चाहें तो इन 2 सेशंस के PYQ देख के आ सकते हैं, जिससे कि आप क्लास में अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई इसमें इसके अलावा भी कुछ छूटा हुआ है जो कि एग्ज़ाम में इस टॉपिक से पूछा गया, आप मुझे बता सकते हैं। वैसे मेरी जानकारी में नहीं है, मैंने प्रीवियस ईयर पेपर देखे हैं, आप लोग भी देख सकते हैं। और प्रीवियस ईयर पेपर को कैसे करना है, यूनिट ख़त्म हो, चैप्टर ख़त्म हो, टॉपिक ख़त्म हो, आप PYQ उठा के देख लो, आपको उस टॉपिक से डायरेक्ट क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। सो टिल देन टेक केयर, बाय, हैव अ नाइस इवनिंग, मिलते हैं कल।